हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्लास मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, 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 ओके क्लास, मैं लेक्चर अपना स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो है वो टेस्ट जो है अपलोड नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं टेस्ट ले नहीं सकी। तो आप लोगों का जो मैंने अभी कंटेंट देखा है उसमें जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ जो है वो डिजीज़ेज़ से रिलेटेड आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो मैंने अभी आपको कुछ डिजीज़ेज़ पहले करवाई हैं। तो आज जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस। तो इसके बारे में एटलीस्ट जो है आप लोग को मेन बातें पता होनी चाहिए कि उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है। एटलीस्ट आप लोग को ये एटलीस्ट जो है ये आप लोग को मेन जो इसके पॉइंट्स हैं ये आप लोग को ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है क्लास। तो क्लास जो है आज हमने डिजीज़ पढ़नी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली डिजीज़ है। तो किस वजह से कॉज होती है? बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, वो डिजीज़ कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी आप लोगों ने मतलब काफ़ी सुना होगा टीबी। तो ये टीबी कॉज करने का बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस बैक्टीरिया की। ऑब्लिगेट एरोबिक, मैंने आप लोगों को ये पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ऑब्लिगेट एरोबिक मीन कि जो ऑक्सीजन, जिससे अपनी सर्वाइवल के लिए मस्ट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है, विदाउट। क्लास मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बाकी स्टूडेंट्स को? नो स्लाइड्स, स्लाइड्स शो हो रही है। ओके, ठीक है क्लास। तो ये ऑब्लिगेट एरोबिक से पता चल रहा है कि ये इन्हें ऑक्सीजन मस्ट रिक्वायर्ड है। तो क्लास जो है पहले आप लोगों ने जितने भी बैक्टीरिया है ना, उन सब को स्टेनिंग करने का प्रोसेस जो है वो ग्राम स्टेनिंग है। या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। जस्ट जो है जितने भी बैक्टीरिया उनमें से सिर्फ एक बैक्टीरिया डिफरेंट है, वो कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, ठीक है ना, जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। तो क्लास ये सिर्फ एक बैक्टीरिया हज़ार लाखों बैक्टीरिया में से एक डिफरेंट टाइप है, ठीक है। तो ये इसको जो है हम किस तरह स्टेन करते हैं? इसकी स्टेनिंग जो है वो ग्राम स्टेनिंग से नहीं होती, बल्कि इसकी स्टेनिंग किससे करते हैं हम? एसिड फास्ट स्टेनिंग है। ओके क्लास, ये एसिड फास्ट बेसिलाई है। बेसिलाई आप लोगों ने इनके शेप्स के बारे में पढ़ा होगा। कोकाई नहीं है, ये बेसिलाई है, ठीक है, रोड शेप में है। क्लास क्लियर हुआ? ये ओब्लिगेट एरोब्स है, एसिड फास्ट बेसलाई है, रोड शेप है, और इसकी मेन बात ये है ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। कि मतलब इंट्रासेलुलर पैरासाइट मीन कि ये कहीं और ग्रो नहीं करते। जब हमें इन्फेक्ट करते हैं, टारगेट करते हैं किसी भी ह्यूमंस को, तो ये ब्लड के अंदर इसकी ग्रोथ नहीं होती। इसकी ग्रोथ कहाँ पर होगी? मल्टीप्लिकेशन ये कहाँ पर करेंगे? ये सेल्स को जाके टारगेट करते हैं।
जी क्लास खतीजा आपने आंसर सही दिया है सुमैया को। सुमैया हम बेसिकली पढ़ रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस, हम डिजीज़ेस के बारे में पढ़ रहे हैं ना। जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा मीज़ल्स के बारे में, मीज़ल्स का वो बाय चांस जो है वायरस भी सेम वही था, मीज़ल नेम था। तो बेसिकली मैंने डिजीज़ेस का ये नाम लिखा हुआ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है, ठीक है। और जो ट्यूबरकुलाई मतलब वही बैक्टीरिया उसी नेम पर ही रखा हुआ है, डिजीज़ का नेम। सही है। तो ये एरोबिक है, एसिड फास्ट बेसलाई है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर क्लास। ये आप लोग को क्लियर होनी चाहिए बात कि ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता ब्लड में। ये कहाँ जाके इन्फेक्ट करता है, सेल्स को टारगेट करता है, जैसे कि सेम वायरस है। वायरस भी जो है वो सेल्स को टारगेट करते हैं वो। और ये जो माइकोबैक्टीरिया है ये भी सेल्स को जाके टारगेट करेगा, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि ये स्टेनिंग की वजह से ही, ग्राम स्टेनिंग की वजह से ही हम उनको नेम जो है ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव देते हैं। तो इनमें स्टेनिंग इम्प्लीमेंट नहीं होती, इसलिए ये ग्राम पॉजिटिव भी नहीं है, ग्राम नेगेटिव भी नहीं है, बल्कि क्या है, एसिड फास्ट बेसिलाई है। ओके क्लास, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस लिपिड द dyes used in gram stain do not penetrate into माइकोबैक्टीरिया। क्लास इसकी वजह ये है कि ये स्टेन क्यों नहीं होते कि इसकी कंसंट्रेशन जो है लिपिड की, जिसे माइकोलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसकी सेल वॉल जो है वो माइकोलिक एसिड से बनी होती है और वो उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड होती है, जिसमें ग्राम स्टेनिंग के जो स्टेन हैं वो पेनिट्रेट नहीं होते, ठीक है। इसलिए जो है ग्राम स्टेन के नहीं होते, बल्कि इन्हें एसिड फास्ट बेसिलाइज वो स्टेनिंग करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की मेन बात ये है कि ये स्लो जो है, बहुत इसकी ग्रोथ जो है स्लो है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को क्लास में काफ़ी बार बताया है, कंपैरिजन में बताया है, ग्रोथ की जो है एग्जांपल्स में बताया है। इकोलाई की ग्रोथ जो है, ग्रोथ में डबलिंग टाइम होता है कि कब वो 1 से 2 में डिवाइड होता है। तो इकोलाई के जस्ट 20 मिनट्स है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो है वो ट्यूबरकुलाई की जो है 20 आवर्स है, मिनिमम 18 आवर्स। मतलब ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग या जिसे कहते हैं ना रिमाइंड करने के लिए मैंने कहा था 20 मिनट्स और 20 आवर्स आप याद रख ले, ठीक है। कि एक इकोलाई बैक्टीरिया जस्ट 20 मिनट्स में 2 में डिवाइड हो जाता है, बट माइकोबैक्टीरियम जो है ये 20 घंटों में 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ के एग्जांपल्स हैं, मतलब इसकी डबलिंग टाइम में। तो इसलिए क्लास जब हम टीबी की रिपोर्ट करवाते हैं, टेस्ट भिजवाते हैं, तो हमें फ़ौरन से नहीं मिल जाती जैसे सीबीसी की रिपोर्ट मिलती है। इसके लिए कम से कम 6 टू 8 वीक्स होती है। मतलब अगर आपने नेगेटिव रिपोर्ट देनी है, अगर पॉजिटिव है तो वो फिर भी जल्दी मिल जाती है, 3 से 4 डेज़ बाद मिल जाती है। सही है। और नेगेटिव देने के लिए, कंफर्म करने के लिए मिनिमम जो है 6 टू 8 वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा क्लास, इसमें मैंने ये आप लोग को याद रह जाए तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि इसकी जो है ग्रोथ किस मीडिया पर करवाते हैं, लोवेंसन जेनसन मीडिया यूज़ होता है, ठीक है। इसकी ग्रोथ के लिए, कल्चरिंग के लिए कौन सा मीडिया यूज़ होता है, लोवेंसन जेनसन मीडिया। ट्रांसमिशन इसका रूट जो है वो रेस्पिरेटरी एरोसोल्स है, मतलब कफिंग वगैरह से है। क्लास मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो हेलो क्लास, बाकी स्टूडेंट्स को ये आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके क्लास, आप मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अदीला, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके। तो क्लास ये अदीला ने कहा है कि इसकी रिपोर्ट वाला मैं रिपीट कर दूँ। तो जब भी हम कोई एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी पर्सन को कि उसे टीबी है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसके जहाँ हम सैंपल भिजवाते हैं, स्पूटम सैंपल भिजवाते हैं, या कहीं आपका जो सैंपल उसका जाता है, उसकी रिपोर्ट जो है कितनी टाइम बाद मिलती है, मिनिमम उन्होंने कहा है 6 टू 8 वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर 3 वीक्स के बाद दे देते हैं।
ओके क्लास, वो ये कह रहे हैं कि इतना मतलब 6 वीक, मतलब आप ये कह रहे हैं 1 माह बाद रिपोर्ट मिल रही है, वो नेगेटिव कंफर्म करने के लिए। ये कहते हैं ना, इसके 3 टेस्ट भिजवाते होते हैं। मिनिमम जो है 3 टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं टीपी के सैम्पलिंग के लिए। एक भिजवाते हैं, फिर दूसरा भिजवाते हैं, फिर थर्ड भिजवाते हैं। उसके बाद वो कंफर्म डिक्लेयर करते हैं कि इसे ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है। ओके, तो वो कहते हैं कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो वो जल्दी ग्रोथ आती है। फॉर एग्जांपल कि अगर वो पॉजिटिव था, कंफर्म्ड है, तो उसकी जो है मैक्सिमम जो है, इधर जैसे उन्होंने कहा है कि विद इन 18 आवर्स, मतलब 1 दिन के अंदर अंदर जो है वो पॉजिटिव आ जाती है रिपोर्ट। तो मिनिमम 2 या 3 डेज के अंदर अंदर जैसे इनकी ग्रोथ कंफर्म हो जाती है, रिपोर्ट डिक्लेयर कर देते हैं पॉजिटिव की। हाँ, पॉजिटिव है तो जल्दी मिल जाता है, अगर नेगेटिव है तो वो मिनिमम जो है 1 वीक तो लाजमी वेट करते हैं कि शायद बैक्टीरिया की ग्रोथ अंदर आ जाए। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, मतलब वो मल्टीप्लाई नहीं होता, वो मल्टीप्लाई तब भी होगा कि उस सैंपल के अंदर जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, वेट करते हैं कि शायद वो प्रेजेंट है तो 1 में 2 में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वो डिवाइड नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो इतनी देर वेट करते रहते हैं 6 to 8 वीक्स की उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव डिक्लेयर करे। मतलब इतने टाइम के अंदर वो कभी भी पॉजिटिव रिपोर्ट हो सकती है, बैक्टीरिया 1 से 2 में मल्टीप्लाई हो सकता है। पॉजिटिव रिपोर्ट जल्दी दे देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है, बस मैंने बताया कि ग्रोथ जो है बहुत स्लोली है। आप लोगों ने टाइम याद रखना है कि मिनिमम जो टाइम इसको डबलिंग टाइम चाहिए होता है वह 20 आवर्स है। 18 आवर्स भी ठीक है, और आप 20 आवर्स भी याद रख सकते हैं। नेगेटिव, अच्छा क्लास, यही तो डिफरेंस है। आप अगर शौकत खानम से करवाएं, चुगताई लैब से करवाएं, तो कभी भी नेक्स्ट डे नहीं देते। मैंने खुद अपनी मदर का करवाया शौकत खानम से, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे नहीं दिया था। ठीक है, नेगेटिव रिपोर्ट कभी भी नेक्स्ट डे नहीं देते। ये मैं शौकत खानम की एक जो है हाई स्टैंडर्डाइज्ड सही लैब्स हैं जो रिलायबल रिजल्ट्स देती हैं, वो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं। हमारी लैब्स में ये फॉलो नहीं होता। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप लोग अपना सैंपल दे के अपनी रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट में तो इतना बर्डन होता है, इतना लोड होता है कि वो इतनी देर सैंपल सेव नहीं रख सकते। ठीक है, बट आप जो अच्छी लेबॉर्ट्रीज हैं वो इनको फॉलो भी करती हैं। उन्होंने जस्ट ये कि देखिए, उन्होंने 1 दिन बाद दे दी, मतलब 20 घंटे तो उसे चाहिए थे, रिक्वायर्ड थे 1 से 2 में होने में। फॉर एग्जांपल अगर उसकी ग्रोथ इससे डिले होती, 24 घंटों के बाद उन्होंने अगर सैंपल फेंक दिया है, वेस्ट कर दिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट इशू कर दी है, तो हो सकता है 24 घंटों के बाद उसकी ग्रोथ हो। ये मैंने उसका मिनिमम टाइम लिखा है 1 से 2 में डिवाइड होने का। मिनिमम टाइम उसका 18 से 20 घंटे है। तो अगर वो आपको रिपोर्ट 24 घंटों के बाद दे रहे हैं, तो मतलब उन्होंने मिनिमम टाइम पर आपको रिपोर्ट इशू कर दी है, प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया। कि एक बैक्टीरिया को टाइम ही जब उसे चाहिए 20 घंटे 1 से 2 में डिवाइड होने के लिए, मिनिमम टाइम। तो सब बैक्टीरिया जो हैं, अगर फॉर एग्जांपल जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो हाई रिच्ड मीडिया है, कि उसके अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स उस बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए चाहिए वो वाफर मकदार में एक्सेसिव है, फेवरेबल कंडीशन है, सब कुछ है। ठीक है, तो वो तब जो है मैक्सिमम जाके 20 घंटों के बाद 1 में 2 में डिवाइड होगा। और अगर इनमें से कोई भी फेवरेबल कंडीशन ऊपर नीचे होती है, तो उससे मज़ीद टाइम लग सकता है, 20 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लगेगा। सही है, तो इसलिए जो है एटलीस्ट मैं कह रही हूँ कि 24 घंटे तो बिल्कुल नहीं, 24 घंटों के बाद तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मिनिमम 24 घंटे वेट करना चाहिए। ठीक है, और आपने सैंपल फॉर एग्जांपल आज 4 बजे दिया है, तो कल 4 बजे आपको रिपोर्ट मिल गई है, तो ज़रूरी तो नहीं है उन्होंने मतलब 4 बजे ही वो सैंपल लगा दिया था ग्रोथ के लिए। 4 बजे आपने लेबॉर्ट्री में भिजवाया, वो इन प्रोसेस होते होते फॉर एग्जांपल उन्होंने 6 बजे भी काम स्टार्ट किया हो, तो उन्होंने तो 20 घंटों के बाद आपको रिपोर्ट दे दी है। रिलायबल नहीं होती फिर वो, उसमें चांस हो सकता है। क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है ना, और जो मैं ये बता रही हूँ आप लोग को क्लियर हो रहा है?
क्लास ट्रांसमिशन जो है इसका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, मतलब अगर कोई पर्सन जो ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव पर्सन है वो कफ कर रहा है तो आप 100% रिस्क पर हैं कि वो आप में स्प्रेड हो जाए, ट्रांसफ़र हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस पर्सन को जो है मोस्टली जो कहते हैं आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेट मीन कि उससे मास्क वगैरह ज़रूर, अगर आइसोलेट नहीं कर सकते तो मास्क ज़रूर पहने। ठीक है, तो इसका जो है ट्रांसमिशन रूट आप लोग को पता होना चाहिए, रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन इसका रूट है। क्लास आप लोग को एटलीस्ट मेन बातें ज़रूर पता होनी चाहिए, सारी बातें आपको नहीं याद रहेंगी। ठीक है, अगर सिलेबस आपका ज़्यादा है और टाइम कम है और अगर कंटेंट्स आप लोग के लिए ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग को एटलीस्ट इसकी मेन मेन बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि मैं एसिड फास्ट ट्रेनिंग कौन सी है। ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई कौन सा है। एसिड फास्ट सिर्फ एक ही बैक्टीरिया है, बाकी सारे ग्राम स्टेनिंग से है। माइकोबैक्टीरियम जो है वो एसिड फास्ट है, एयरबोर्न है। ठीक है ना भतीजा जी, ये एयरबोर्न है। रेस्पिरेटरी वाले जो है वो एयरबोर्न में ही आते हैं। अच्छा क्लास, उसके बाद इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी। इम्यूनिटी मीन ये होता है कि आपकी जो है फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी मीन एक तो आपने वैक्सीन करवाई है उसकी वजह से इम्यूनिटी आनी चाहिए। सेकंड ये कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को एक बार कोई डिजीज़ हो गई है, जैसे मैंने आप लोग को मिसल्स में बताया था कि किसी बंदे को, बच्चे को एक बार मिसल्स होता है तो उसे लाइफ में बहुत कम चांस है कि दोबारा से मिसल्स हो, क्योंकि उसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो इसमें जो इम्यूनिटी है, मैंने बड़ा बताया आपको कि जितनी भी ब्लड में इन्फेक्शन होंगे उनके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ वर्क करती है। तो ये सेलुलर इन्फेक्शन है, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन नहीं है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ब्लड में इन्फेक्शन नहीं कॉज करता बल्कि सेल्स में इन्फेक्शन करता है, जाके सेल्स को टारगेट करता है। तो इसलिए इसमें जो है एंटीबॉडीज़ अपना रोल नहीं प्ले करती, क्योंकि वो सेल्स के अंदर नहीं जा सकती। तो कौन फिर अपना रोल प्ले करेगा? जो आप लोगों को मैंने बताया कि इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, या आप लोगों ने इम्यूनिटी में पढ़ा हुआ है कि इम्यूनिटी में जो है एंटीबॉडीज अपना रोल प्ले करती है, इसके अलावा इम्यूनिटी सेल्स होते हैं। तो इसमें जो इम्यूनिटी सेल्स की टाइप है CD4 विच आर हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, तो वो अपना रोल प्ले करते हैं। क्लास ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ कि इसमें इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडीज़ के थ्रू नहीं आती बल्कि सेल्स अपना रोल प्ले करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लास ये जो बातें एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, ये सबसे हटके है, सब बैक्टीरिया से डिफरेंट है। इकोलाई, आप लोगों ने साल्मोनेला, जितने भी बैक्टीरिया पढ़े उन सब से ये बात डिफरेंट है माइकोबैक्टीरियम की। ओके क्लास, आप लोग को इसके जो है साइन सिम्टम्स बताने चाहिए। ठीक है, एक बंदा हिस्ट्री दे रहा है कि उसे फीवर है, फटीक है, नाइट स्वेट्स है, वेट लॉस है, तो कफ के साथ वो अपनी हिस्ट्री दे रहा है, तो आपके माइंड में फ़ौरन से आना चाहिए कि इसे ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ओके क्लास, वेट लॉस ये इसकी कॉमन है सिम्टम्स। हेलो, अभी आ रही है आवाज़? अक्सर अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो। अच्छा क्लास, ट्यूबरक्लोसिस टीबी के आप लोग टीबी से फेमिलियर तो होंगे ही ना, इतना आम है घरों में, मतलब किसी ना किसी को फैमिली में किसी पर्सन को ज़रूर हो ही जाता है। ठीक है, टीबी, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होगा।
ओके क्लास, हेलो, क्या रिपीट करना है मुझे बता दें आप। हेलो अक्सा, आप क्या चाहती हैं मैं रिपीट क्या करूं? हेलो, आ रही है अभी आवाज़ मेरी? हेलो क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो हेलो हेलो। क्या आप ये कह रही हैं कि इम्यूनिटी से रिलेटेड स्लाइड्स रिपीट कर दूं? हेलो हेलो अनसब, आप क्या कह रहे हो? ये लास्ट स्लाइड कौन सी, इम्यूनिटी से रिलेटेड? हेलो अनसब, मुझे बताओ, आप इम्यूनिटी कह रहे हो, इसकी स्लाइड रिपीट कर दूं? ओके, इम्यूनिटी जो है वो, इम्यूनिटी हमें बेसिकली प्रोवाइड करती है हमारी एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी सेल्स। ठीक है क्लास, आप लोग मुझे बताएं कि सेल्स कौन कौन सी, इम्यूनिटी सेल्स कौन कौन से हैं, जस्ट मुझे नेम्स बता दें। इम्यूनिटी सेल्स कौन कौन से हैं? क्लास, मुझे इम्यूनिटी सेल्स बताएंगे कौन कौन सी इम्यूनिटी सेल्स जो हैं वो? लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फ, इसी तरह आपने लिम्फोसाइट कहा, बट दोनों ही होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी और टी लिम्फोसाइट्स भी। ठीक है, CD4 और CD8 ये टी लिम्फोसाइट्स हैं, और बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस है। ठीक है, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, ये सारे जो हैं ये किस में आते हैं? इम्यूनिटी सेल्स में आते हैं। तो इधर वो बता रहे हैं कि जो टी सेल का बेसिकली रोल है, ठीक है, टी सेल में टी लिम्फोसाइट्स जो कि CD4 है उनका रोल है, इसके अलावा मैक्रोफेजेस का है। बी लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं उनका, CD4 जो है वो टी हेल्पर सेल्स है। दो टाइप्स होते हैं, CD4 टी हेल्पर सेल और CD8 जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल है। आंसर क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर टी हेल्पर सेल्स जो है वो इसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उमेरा, मैं इसका ना आपको थोड़ा सा इसका पढ़ के ना फिर इसका आपको आंसर दूंगी। ठीक है, आपने भी क्वेश्चन किया, इसके अलावा किसी और ने भी यही सेम क्वेश्चन किया है मुझसे, तो ये मैं आप लोग को भी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखकर मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि नाइट स्वेट्स इसमें क्यों होते हैं, और फीवर, मतलब नहीं, इसका फीवर जो है वो नाइट में नहीं है, बाकी ये है कि नाइट स्वेट्स जो है वो नाइट में है। अदीला, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है क्लास, आप सबको ये दिखाई दे रहे हैं ना एक दूसरे के कमेंट्स? तो अदीला के जो है वो कमेंट्स देखें, जिसमें उसने टी सेल्स लिखा, बी सेल्स लिखा, नेचुरल किलर सेल्स लिखा। टी सेल्स में जो है वो टू टाइप्स के सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल विच इज़ CD4 सेल, और साइटोटॉक्सिक टी सेल विच इज़ CD8 सेल्स है। उसके बाद जो इसने दूसरी बात लिखी, बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो है वो बी सेल्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है वो ब्लड में जो कोई इन्फेक्शन आया है, कोई एंटीजन आया है, तो उसको किल करते हैं।
ठीक है, अगर कोई सेल्स के अंदर है तो तब ये टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी आती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सेलुलर इम्यूनिटी है। ओके क्लास, इतनी सी बात क्लियर कर लें कि इसमें सेलुलर इम्यूनिटी है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी नहीं है, जो कि एंटीबॉडीज जिसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स से मैं आपको अभी बता देती हूँ कि इसमें नाइट स्वेट्स क्यों है, इसके अलावा वेट लॉस है, इसके अलावा ये इसके कॉमन सिम्टम्स थे। इसके अलावा जो आपने मेन, अगर कोई आपको इसमें से याद रहता है तो आप लोग, बेहतर है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप अटैम्प्ट कर लें इसमें, जिसमें मेन साइन सिम्टम्स क्या है, मेन फाइंडिंग्स क्या है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में कफ है, इसके अलावा हीमोप्टाइसिस है, इसके अलावा जो मज़ीद है वो क्या है, अगर डिजीज़ प्रोग्रेस की हुई है तो उसमें क्या आएंगे, सैक्रोफुला, तो उसमें क्या होता है, सर्वाइकल लिम्फ एडिनाइटिस है, कि वहाँ पर स्वोलन हुए होंगे लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, उनकी स्वेलिंग हुई होगी, और उसके लिए टर्म, जो मेडिकल टर्म यूज़ हुआ है वो है सैक्रोफुला। ओके क्लास, उसके बाद जो है अरिथमा नोडोसम है। इसमें क्या होता है, नोड्यूल्स, नोड्यूल्स की क्या है, वो टेंडर, आपने टेंडरनेस देखी होगी, टेंडरनेस मीन होता है कि वो बहुत हार्ड होंगे, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होंगे। नोड्यूल्स जो है वो कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं, कि नोड्यूल्स कहाँ कहाँ पर होंगे, वो टीबिया और अल्ना के। तो ये बोन्स के नेम है, कौन कौन से हैं, टीबिया और अल्ना के जो नोड्यूल्स हैं वो काफ़ी टेंडर होंगे, और उसकी जो एक्सटेंसर सर्फेस है। क्लास, ये थोड़ा क्लियर हुआ है। अरिथमा नोटस नोटस नोटोसम जो है वो बेसिकली क्या है, नोड्यूल्स की टेंडरनेस है, और किसकी है, टीबिया और अल्ना की जो है एक्सटेंसर सर्फेस ऑफ टीबिया और अल्ना। बस बेसिकली आप सिंपल ये लिख के याद रखें कि जो है नोड्यूल्स की टेंडरनेस जो है उसका नाम क्या है, अरिथमा नोडोसम है। इसके अलावा माइलरी ट्यूबरक्लोसिस है, इसमें माइलरी ट्यूबरक्लोसिस क्या कह रहे हैं, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल डिससेमिनेटेड लीगन्स दैट रिजेंबल माइलेट सीड्स। डिससेमिनेटेड वो होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह में स्प्रेड होते जाते हैं। ठीक है, तो जब वो बहुत ज़्यादा ये लीगन्स टाइप बनने शुरू हो जाएंगे तो उसे माइलरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, कि मतलब उसमें अब लीगन्स की अपीयरेंस शुरू हो गई है। लीगन्स में दाने, मतलब किस तरह के वो बन जाएंगे, लीगन्स टाइप के दाने बने होंगे ट्यूबरक्लोसिस में, और ये काफ़ी प्रोग्रेसिव डिजीज़ की स्टेज होती है। इसके अलावा क्या है, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरक्लोसिस ऑस्टियोमाइलिटिस, स्पेशली वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलिटिस आर इम्पोर्टेंट डिसेमिनेटेड फॉर्म्स। कि फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको बताया कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो लंग्स जो है, प्राइमरी साइट क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो रेस्पिरेटरी का लिंक जो है वो हमारे लंग्स के साथ है। ठीक है, लंग्स के साथ है हमारा इसका लिंक। तो जब लंग्स से मज़ीद डिसएमिनेट में कि स्प्रेड हुई है, डिफरेंट और एरियाज़ में गई है, तो उसके बेसिस पर इनका नाम किया है, जैसे ऑस्टियोमाइलिटिस। ठीक है, और क्या है, मेनिंजाइटिस, जब वो मेनिंजिस तक स्प्रेड हो गई तो ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस है। क्लास, इससे जो अगली स्लाइड है वो भी सेम आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने ट्यूबरक्लोसिस को उसके जो एरियाज़ के वाइज है ना, जब वो लंग्स से कहीं और स्प्रेड हो रही है, तो वो जिस जगह पे स्प्रेड हो रही है उस जगह पे जाके इन्फेक्ट कर रही है, तो उसी एरिया के बेस पे इसका नाम जो है रेस्पिरेटरी ट्यूबरक्लोसिस के बजाय क्या हो गया है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस है, और क्या है, और मैंने क्या बताया, ट्यूबरक्लोसिस ऑस्टियोमाइलिटिस है। इसके अलावा सेम ऐसे जब वो किडनीज को अफेक्ट करेगी तो रीनल ट्यूबरक्लोसिस है। क्लास, ये बात क्लियर हो रही है कि ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होती है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, जो हमारे जाके लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा वो मज़ीद प्रोग्रेस होती है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो मज़ीद स्प्रेड हो जाती है। और ये जो मैंने लीयंस बताए हैं वो काफ़ी आगे स्टेज पर बनते हैं। तो ये लीयंस स्प्रेड हो रहे हैं, ये छोटे छोटे लीयंस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। ये जो माइलेट सीड्स है, मतलब कि जैसे मिलिट्री आपने देखी है उनकी तरह, मतलब बहुत ज़्यादा गैदरिंग में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप के जो है ना लियंस, क्लियर अपीयरेंस होगी इनके।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस वो है जब हमारे वो मतलब कि हमारे लंग्स से जो है हमारे जीआईटी सिस्टम को टारगेट करती है, वहाँ तक स्प्रेड हो जाती है। या तो वो स्प्रेड हुई है हमारे लंग्स से होती हुई, या तो वो हमारे जीआईटी सिस्टम तक चली गई है। ये एक फर्स्ट उसका ट्रांसमिशन रूट है। सेकंड ये है कि हो सकता है कि उसके लंग्स इन्वॉल्व ना हुए हों, डायरेक्ट वो हमारे जीआईटी सिस्टम में जाए। किस तरह बैक्टीरिया डायरेक्ट उसमें हमारे स्टमक में जा सकते हैं? बाय कॉन्टेमिनेटेड फूड। कॉन्टेमिनेटेड फूड किस तरह हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल हमारी फूड जो है उस बंदे से कॉन्टेमिनेटेड हो गई है जो कि टीबी का पेशेंट है, ठीक है, उसने छींक की, आपके फूड है, खाना है, पानी है, जो भी है वो कॉन्टेमिनेटेड हो गया है। उसने टच किया, उसने ज़ाहिर उसके सांस वहीं पास पास ले रहा होता है ना, तो इस तरह जो हम खाना खाएंगे, फूड खाएंगे, तो वो हमारे स्टमक में जाएगी और वो कॉन्टेमिनेटेड फूड है, वो हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन में जाके जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस कॉज करेगा। क्लास ये स्प्रेड होकर लंग्स से स्प्रेड होकर भी हमारे स्टमक में जा सकती है, या डायरेक्ट जो है बैक्टीरिया स्टमक में जा सकता है बाय कॉन्टेमिनेटेड फूड। ठीक है, कॉन्टेमिनेटेड फूड, इसके अलावा अनपास्चराइज्ड मिल्क के थ्रू। क्लास ये बात क्लियर हो गई कि वो हमारे इंटेस्टाइन में कैसे जाएगा। पिछला मैंने वे बताया था रेस्पिरेटरी इसका रूट है, एयरबोर्न है डिजीज़, तो वो एयरबोर्न है। एयरबोर्न से वो कहाँ पर गई? हमारे फूड के अंदर उसने हमारे फूड के अंदर इंक्लूड करके उसको कॉन्टेमिनेटेड कर दिया। क्लास अच्छा खतीजा, मैंने आपको ये बताया कि लंग्स को, एक तो मैंने कहा कि उसके लंग्स से एक डिजीज़ प्रोग्रेस करके कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, पहले उसने हमारे लंग्स को इन्वॉल्व किया और उसके बाद जो है वो हमारे स्टमक को इन्वॉल्व कर लिया, स्टमक को किया, हमारी किडनीज़ को इन्वॉल्व किया, इसके अलावा हमारे मेनिंजेस को इन्वॉल्व किया, डिफरेंट एरियाज़ को, डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व किया। ठीक है, हो सकता है ना किस तरह किया, पर हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि हमारा जो है हमारे पास कोई बंदा नहीं आया, आपका इंट्रैक्शन जो है हमारे पास कोई बंदा नहीं बैठा हुआ कि जिसकी कफिंग से, स्नीजिंग से वो बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाए। हो सकता है कि एक खाना, एक बर्गर, शवारमा आपसे कहीं दूर किसी बंदे ने बनाया था, आपके पास जब आया कोई आपका फैमिली मेंबर ही लेकर आया है, ठीक है, वो खाना जहाँ पर बन रहा था वहाँ अगर किसी पर्सन को टीबी था या वो वहाँ पर ख़रीदने आया था तब आप भी ख़रीद रहे थे, तो उसने आपके खाने को कंटेमिनेटेड किया। ठीक है, खाने को कंटेमिनेटेड किया, तो हो सकता है जब आपने वो खाना खाया तो उसने आपके लंग्स को तो नहीं इन्वॉल्व किया, उसने डायरेक्ट जाके किसको इन्वॉल्व किया है? हमारे स्टमक को इन्वॉल्व किया है। नहीं नहीं नहीं, साइलेंट नहीं रहता, बोन्स में स्प्रेड होगा। बुशा, ये मैंने जस्ट जीआईटी की बात की है कि हमारे स्टमक में डायरेक्ट जा सकता है बाय कॉन्टेमिनेटेड फूड। ठीक है, तो बुशा अशरफ, जैसे आपने कहा कि नहीं, लंग से वो स्प्रेड किया है बोन्स में। ठीक है, ये जस्ट मैंने जीआईटी की मतलब कि हमारे स्टमक में उसका एक और रूट बन जाता है बाय कॉन्टेमिनेटेड फूड, क्योंकि इसमें अब स्नीजिंग या कफिंग का हमसे डायरेक्ट लिंक नहीं आ रहा, उसने हमारी फूड को या हमारे मिल्क को जो कि अनपास्चराइज्ड मिल्क था उसको कॉन्टेमिनेटेड किया है। रीजन दोनों में बोथ जो है पल्मोनरी रीजन ही होता है। ठीक है, प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो उसका क्या है? लंग्स है। रूट ऑफ एंट्री मैंने कहा, हाँ जी, रूट ऑफ एंट्री जो है वो हमारे जो है डायरेक्ट हमारे जो है लंग्स में मतलब सांस के थ्रू भी अंदर जा सकती है। इसके अलावा उसकी क्या है, उसका सेकेंड रूट क्या है? फूड है, फूड, कॉन्टेमिनेटेड फूड और अनपास्चराइज्ड मिल्क। क्लास ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को?
या तो ये हमारे लंग से स्प्रेड होकर उसने हमारे जीआईटी सिस्टम को इन्वॉल्व किया है, या फिर हमने कंटेमिनेटेड फूड से हमारा सिस्टम जीआईटी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है और उसने वहाँ जाकर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस कॉज की है। और क्लास ये ज़रूरी नहीं है कि जिससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस है उससे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी हो, फॉर एग्जांपल, क्योंकि उसका एंट्री रूट डिफरेंट है ना। उससे कफ वगैरह स्नीजिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी, जस्ट उसका ये स्टमक का इश्यू होगा, और ये रेयर केसेस में ऐसा होता है। उसके बाद ओरोफ्रिंजियल ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये जैसे हमारे वहाँ पर जो है लोकल एडिनोपैथी कॉज करेंगे, पेनलेस अल्सर है। क्लास क्लियर हुआ। ओरेंक्स फेरेंक्स में हमारे ओरल रूट में और फ्रिंजियल में ये क्या कॉज करेंगे, पेनलेस अल्सर। इसके अलावा क्या है, वहाँ पर लिम्फ एडिनोपैथी करेंगे। रीनल ट्यूबरक्लोसिस के जब हमारे जो है किडनीज भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, तो तब क्या हुआ है, डिस्यूरिया, हिमाचूरिया, या आप लोगों ने टर्म्स पढ़ी होंगी कि डिस्यूरिया में क्या है, हिमाचूरिया में क्या है, फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन जो है वो किडनी डिजीज़ का, किडनी इन्फेक्शन का जो है वो एक अलार्मिंग साइन है। ठीक है, कोई बंदा हिस्ट्री दे रहा है फ्लैंक पेन से, तो इससे हमें क्लियर होता है कि उसे रीनल का कोई ना कोई किडनीज का इश्यू है, किडनी पेन है या कुछ भी है। ठीक है, फ्लैंक पेन क्लियर होता है। इसके अलावा जिसमें स्टीराइल पाइजूरिया है। क्लास इसमें से सारी बातें याद रखनी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं क्लियर इसलिए कर रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। स्टीराइल पाइजूरिया ये है कि फॉर एग्जांपल हमने उसका यूरिन सैंपल लिया है जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस, उसका यूरिन सैंपल भिजवाया है। यूरिन सैंपल में क्या है, वाइट ब्लड सेल्स आए हैं। वाइट ब्लड सेल्स इंडिकेट करते हैं कि उससे इन्फेक्शन हुआ है, पर किस चीज़ से इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया है जिसने इससे इन्फेक्शन कॉज किया हुआ है, वो हमें किससे पता चलेगा, कल्चरिंग के थ्रू पता चलेगा। क्योंकि जो है यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन में बैक्टीरिया नहीं हमें पता चलता, वो हमें पता चलेगा कल्चरिंग के थ्रू। और इसकी कल्चरिंग मैंने आपको बताई है ग्राम स्टेनिंग से नहीं होगी, बल्कि कल्चरिंग किससे होगी, एसिड फास्ट स्टेनिंग के थ्रू जो होगी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि स्टीराइल पाइजूरिया होगा कि मतलब उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स आ रहे होंगे बट कोई बैक्टीरिया नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये उसका एक कंडीशन होती है, ये भी एक जो है वो इंडिकेशन होती है कि इसे रीनल ट्यूबरक्लोसिस है। क्योंकि जो है हम जब कल्चरिंग करते हैं तो हम उसे ग्राम स्टेनिंग बेसिकली पहले करते हैं, ग्राम स्टेनिंग, क्योंकि मोस्टली जो 100 में से 99 बैक्टीरिया जो है वो ग्राम स्टेनिंग के होते हैं। तो अगर उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स आ रहे हैं, जस्ट पहले हमने उसका टेस्ट किया तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स आए, उसके बाद हमने कल्चरिंग की तो उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो है माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन ही नहीं होता, दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए फिर जो है स्पेशल कल्चरिंग करेंगे, जो कि कौन सी है, एसिड फास्ट स्टेनिंग है। तो स्टीराइल पाइजूरिया एक क्या है कि इसके अंदर जो है वाइट ब्लड सेल्स दिखाई देंगे, बट कल्चर्स फॉर कॉमन यूरिन ट्रैक्ट बैक्टीरिया पैथोजन शो नो ग्रोथ, क्योंकि इसके अंदर और कोई तो बैक्टीरिया है नहीं। कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरिया में, इसलिए बाकी जो कल्चर्स हैं वो पॉजिटिव नहीं होंगे बल्कि नेगेटिव ही होंगे। क्लास ये बात आप लोग क्लियर हुई है, स्टीराइल पाइजूरिया। स्टीराइल मीन कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई नहीं देगा। पाइजूरिया मीन, पाई एक तरह से पस होती है, पस क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं। यूरिया मीन कि यूरिन के अंदर, ठीक है, यूरिन के अंदर ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होंगे बट कोई ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ दिखाई नहीं देगी। लियंस हैं, इसमें 2 टाइप्स के लियंस बनते हैं, ऑक्सीडेटिव लियंस है, ग्रेनुलोमेटस लियंस है। ये आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि कोई एमसीक्यूज आता है। जी, उषा, बोन्स की टीबी जो है, मैंने आपको, अच्छा तब आप नहीं सुन रही थी, बोन्स का टीबी जो है वो हमेशा लंग्स से स्प्रेड हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर उसका जो है हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो डिससेमिनेट हुआ है, वहाँ से इन्फेक्शन जो है वो बोन्स तक स्प्रेड हो गया है। डायरेक्ट नहीं है, आपको ऐसा वे नहीं है कि उसे डायरेक्ट जाके जो है बोन्स का इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, रूट ऑफ एंट्री इसकी दो ही है, एक रेस्पिरेटरी है और दूसरी हमारी फूड है। ठीक है, तो ये बोन्स का उनमें से किसी से लिंक नहीं आता, डिजीज स्प्रेड होकर वहां तक उसकी बोन्स तक जा सकती है। वो स्प्रेड कहाँ से है, रेस्पिरेटरी है,
ठीक है, रेस्पिरेटरी थी, लंग्स से आगे मजीद स्प्रेड हुई है। लंग्स से हमारी बोन्स इन्वॉल्व की, हमारी किडनीज इन्वॉल्व की, हमारा जीआईटी, हमारा स्टमक इन्वॉल्व किया। अक्सा आपका क्या क्वेश्चन, एक्चुअली वो काफ़ी कमेंट्स आते हैं तो अंदर रह जाते हैं। अक्सा आपने क्या किया है? मैं आप पीछे देख रही हूँ। अक्सर आप दोबारा कर दें क्योंकि मैंने काफ़ी नीचे तक देख लिया, मुझे आपका नहीं दिखाई दिया। अक्सर कंवल अपना क्वेश्चन रिपीट करें, आपने क्या पूछना है? ओके क्लास, तो इसमें दो टाइप के लियंस बनते हैं, ठीक है। वो जो मैंने आपको बताया लियंस किस टाइप के हैं, जो एक्सीडेटिव लियन है विच कंसिस्ट ऑफ एन acute inflammatory response and occur chiefly in the lungs at the initial site of infection, ठीक है। जो एक्सीडेटिव लियंस हैं ये जहाँ पर पहला इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन है जो कि लंग्स है, वहाँ पर ये बनेंगे। नहीं बुशरा, लंग्स में डेफिनेटली पहले हमारा लंग्स इन्वॉल्व हुआ है, उसने लंग्स में जाके नेक्रोसिस वगैरह की है, पहले जो है लंग्स को डैमेज किया है, फिब्रोसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पर होगा, ठीक है। लंग्स को इसने जितना इन्फेक्ट करना था करने के साथ साथ बाहर भी निकल आया बैक्टीरिया, और उसने कहाँ पे हमारी बोन्स को भी अंदर इन्वॉल्व कर लिया। तो वो एक टाइम में लंग्स को भी इन्फेक्ट कर रहा होगा और बोन्स को भी साथ साथ करेगा। लंग्स में तो वो पड़ा हुआ है, लंग्स में मेजॉरिटी बैक्टीरिया की प्रेजेंट है, उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो है वो लंग्स से निकल कर बोन्स में चले जाएंगे, कुछ जो है वो किडनीज में चले जाएंगे, कुछ जो है मैंने वो जैसे बताया हमारे फेरेंक्स में चले जाएंगे, बट मेजॉरिटी जो है वो लंग्स में ही प्रेजेंट है। बुशरा आपको क्लियर हुआ? लंग्स में तो वो प्रेजेंट है, डिसएमिनेट वहाँ से हुआ है, मतलब कि स्प्रेड हुआ है। लंग्स के अंदर तो लाखों वो पड़े हुए हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई लंग्स में है। क्लास जी मैंने डिसएमिनेट की बात की है कि जब वो डिसएमिनेट होता है, डिसएमिनेट मीन कि वो स्प्रेड हुआ है, डायरेक्ट नहीं हुआ। डिसएमिनेट जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा ना, तो ये मैंने देखे पिछले जो है जितनी भी बातें लिखी हैं उसमें डिसएमिनेशन वर्ड यूज़ किया हुआ है। देखें क्लास, ये ट्यूबरक्लोस मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस ऑस्टियोमाइलिटिस, ये मैंने क्या लिखा है, आर इम्पोर्टेंट। ये स्लाइड देखिए और इसकी एंड वाली लाइन देखिए, आर इम्पोर्टेंट डिसएमिनेटेड फॉर्म्स। डिसएमिनेटेड फॉर्म्स में बस हो रही हूँ, अच्छा। डिसएमिनेटेड फॉर्म वो होती है जो कि स्प्रेड हुई है किसी और ओरिजिन से, ठीक है, उसका ओरिजिन लंग्स है, वहाँ से वो स्प्रेड होकर डिफरेंट और उसने इन्वॉल्व किए हैं ऑर्गन्स को। क्लास ये क्लियर हुआ है? बाकी सारी डिसएमिनेटेड लियंस है। डिसएमिनेटेड वर्ड ही यही इंडिकेट करता है कि वो स्प्रेड हुई हुई है। जी, अगर डिजीज़ को जो है हम इस बैक्टीरिया को ट्रीट नहीं करें तो ये सारे ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जगह पे स्पेसिफाइड नहीं रहता, इवन कि कोई भी इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पर है तो वो उसी तक ही रहे, पूरी बॉडी में वो स्प्रेड होता है, हर बैक्टीरिया स्प्रेड होता है, ठीक है। अगर वो उसका गैस्ट्रिक ओरिजिन भी है, उसने हमारे गैस्ट्रिक को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो कंफर्म है कि वो कुछ ड्यूरेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा कि उसने बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व करने हैं, ठीक है। मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है और ये हर डिजीज़ में ऐसा होता है, इवन के कैंसर में ऐसे होता है कि वो उसका ओरिजिन जो है कुछ और होता है, आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की ब्रांच जो है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी सेम ऐसे है, उसका रीजन कोई भी है, अगर उसका हम ट्रीट नहीं करे गए तो वो पूरी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड होगा।
तो ये डिसेमिनेटेड फॉर्म्स का मतलब ये है कि उस डायरेक्ट वहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर डिसेमिनेट होकर स्प्रेड होकर आता है। हमारी बोन्स को, हमारी किडनीज को ये स्प्रेड से हुआ है। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस जो है वो हम टर्म जो है कैंसर के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाकी इन्फेक्शंस के लिए जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं वो डिसेमिनेटेड या स्प्रेड यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो गया है, ठीक है। तो ये मेटास्टेसिस एक टर्म है जो बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं कैंसर के लिए, ठीक है। क्लास में आप लोग की अटेंडेंस ले लेती हूँ, टाइम पीछे शॉर्ट है। क्लास एटलीस्ट आप लोग को ये तो अब क्लियर हो गया है ना कि मैं क्या समझा रही थी। हम्म? हाँ। अक्सर कवल आपने ये क्या लिखा है, बट मैम एवरी पार्ट हैविंग डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप नहीं है, बैक्टीरिया सेम है, जस्ट ये कि उसका नाम डिफरेंट है, और वो जिस एरिया पर है उस एरिया पर उसका नाम जो है वो डिफरेंट है। जैसे रेस्पिरेटरी ट्यूबरक्लोसिस है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है जब वो लंग्स तक थी लिमिटेड, ठीक है। अगर वो स्प्रेड हुई है हमारे किडनीज तक तो उसे रीनल ट्यूबरक्लोसिस कह रहे हैं। और अगर हम रीनल ट्यूबरक्लोसिस कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हमारे लंग्स को नहीं इन्वॉल्व किया हुआ, उसने सबको इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। क्लास ऐसे मोस्टली ऐसे होता है कि हमारा एग्ज़ाम होता है तो हमसे सारी डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, तो आप लोग को एटलीस्ट मेन मेन बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। कोई टॉपिक ऐसे जो आपका रह रहा हो, आपके पास टाइम नहीं हो, तो उसकी मज़ीद जो है छोड़ने से बेहतर होता है कि जस्ट उसकी हेडिंग्स पढ़ ले, ठीक है। उस हेडिंग से ही हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने में हेल्प होती है और एमसीक्यूज़ को भी अटैम्प्ट करने में हेल्प मिल जाती है। शहजाद आप प्रेजेंट हो, आपने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, आपको सारी समझ आ जाती है।
मैं भी इधर आना है। नहीं, कोई और कह रहा था ना इधर आ जाओ। पता नहीं किसी ने आवाज दी थी तुम्हें। हम्म। तो आ रही है।